स्विट्ज़रलैंड की संघीय सरकार या संघीय कार्यपालिका। स्विट्ज़रलैंड के संविधान के विकास के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि 1848 में स्विट्ज़रलैंड का संविधान निर्मित हुआ था और उसके अनुसार 1998 तक स्विट्ज़रलैंड की व्यवस्था उसी के अनुसार चल रही थी। 1998 में स्विट्ज़रलैंड के लिए एक नए संविधान का पुनर्निर्माण हुआ और यह अप्रैल 1999 से लागू किया गया। 1848 के संविधान में कार्यपालिका की दो विशेषताएं थी। एक तो यह बहुल कार्यपालिका थी, दूसरे संसदात्मक तथा आदेशात्मक व्यवस्थाओं का इसमें समन्वय किया गया था। 1998 में जो संविधान निर्मित हुआ उसमें 1848 के संविधान की इन दोनों विशेषताओं को अपनाया गया। अभी भी वहाँ की जो संघीय सरकार है वो बहुल कार्यपालिका है और वहाँ पर संसदात्मक व आदेशात्मक व्यवस्थाओं का समन्वय किया गया है। अब वहाँ की जो संघीय कार्यपालिका है उसको संघीय सरकार कहा जाता है। स्विट्ज़रलैंड के संविधान में जिस कार्यपालिका की व्यवस्था की गई है वो अपने आप में एक अनोखी है। वहाँ पर कार्यपालिका के अंतर्गत ना तो वहाँ की कार्यपालिका संसदात्मक है और ना वो आदेशात्मक है, बल्कि वहाँ की कार्यपालिकाओं में इन दोनों शासन प्रणाली के गुणों का अपनाया गया है। स्विस कार्यपालिका के इन लक्षणों के आधार पर उसे विश्व की अनुपम कार्यपालिका कहा जाता है। संघीय सरकार का गठन। स्विट्ज़रलैंड के संविधान में अनुच्छेद 174 से 187 तक संघीय सरकार की रचना, उनके कार्यों और शक्तियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 174 के अनुसार संघीय सरकार स्विट्ज़रलैंड संघ की उच्चतम शासकीय और कार्यपालिका सत्ता है। अनुच्छेद 175 के अनुसार संघीय सरकार में 7 सदस्य होंगे। संघीय सरकार के इन 7 सदस्यों का चुनाव संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किया जाता है। इस तरह से यदि हम देखें तो स्विट्ज़रलैंड की जो संघीय सरकार है उसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और वह संघीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है। संघीय सरकार के जो ये 7 सदस्य हैं इनकी संविधान के द्वारा कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जिनमें से पहली योग्यता है कि जो व्यक्ति संघीय कार्यपालिका के लिए निर्वाचित हो उसके लिए आवश्यक है कि वो संघीय व्यवस्थापिका के सदन प्रतिनिधि सभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। संविधान के अनुच्छेद 175 में यह भी कहा गया है कि विभिन्न भौगोलिक तथा भाषाई क्षेत्रों को संघीय सरकार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। संघीय सरकार के निर्माण में 2 परंपराएं भी हैं। पहली परंपरा के अनुसार स्विट्ज़रलैंड के 2 सबसे बड़े कैंटन बर्न और ज्यूरिख में संघीय सरकार का सदैव प्रतिनिधित्व रहता है। दूसरी परंपरा ये है कि संघीय सरकार के 7 सदस्यों में से 4 जर्मन भाषाभाषी होंगे, 2 फ्रेंच भाषाभाषी होने चाहिए और 1 इटालियन भाषाभाषी होना चाहिए। साधारणतः संघीय सरकार के सदस्य संसद के सदस्यों में से ही निर्वाचित किए जाते हैं और निर्वाचित होते ही वो संघीय संसद की सदस्यता से त्यागपत्र दे देते हैं। संघीय सरकार के सदस्य ना तो कैंटनों के अधीन कोई पद ग्रहण कर सकते हैं, ना उन्हें किसी भी प्रकार का
व्यवसाय करने की आज्ञा है। संघीय सरकार का कार्यकाल 4 वर्ष निश्चित किया गया है, लेकिन संघीय सरकार का जो कार्यकाल है वो प्रतिनिधि सभा के कार्यकाल के ऊपर निर्भर है। यदि इस 4 वर्ष की अवधि के पूर्व संघीय संसद भंग हो जाती है तो नवीन निर्वाचन के बाद संघीय संसद के दोनों सदन अपने संयुक्त अधिवेशन में नई संघीय सरकार चुनते हैं। अर्थात जब तक यदि 4 वर्ष का कार्यकाल संघीय संसद पूरा करती है तो संघीय सरकार भी 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा उसका भी होता है। लेकिन यदि उससे पूर्व संघीय संसद भंग हो जाती है तो निर्वाचन में निर्वाचित होने के बाद संघीय संसद संघीय कार्यपालिका का निर्वाचन करती है, अर्थात संघीय संसद के कार्यकाल के ऊपर ही संघीय सरकार के सदस्यों का कार्यकाल निर्भर है। सामान्य तौर पर उनका कार्यकाल 4 वर्ष है। मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से 4 वर्ष की अवधि के पूर्व भी संघीय सरकार का कोई स्थान यदि रिक्त हो जाता है तो संघीय संसद अपने अधिवेशन में बची हुई अवधि के लिए किसी नए व्यक्ति का चुनाव करती है। संघीय जो सरकार के सदस्य हैं उनके पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है और वो बार बार भी चुने जा सकते हैं। संघीय सरकार, संघीय संसद के दोनों सदन अपनी एक संयुक्त बैठक में संघीय सरकार के सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का 1 वर्ष के लिए चुनाव करते हैं। संघीय सरकार का अध्यक्ष ही स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार का अध्यक्ष राष्ट्रपति कहा जाता है। वह लगातार 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता, लेकिन 1 से अधिक बार अध्यक्ष चुना जा सकता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुनाव में सीनियरिटी का ध्यान रखा जाता है और यह प्रयास किया जाता है कि सभी सदस्य क्रम से अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद सबको प्राप्त हो जाए। सामान्य तौर पर वहाँ पर यह एक परंपरा है कि उपाध्यक्ष को अगले वर्ष अध्यक्ष चुना जाता है। उपाध्यक्ष अन्य सदस्यों की भांति ही एक विभाग का प्रमुख होता है और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद पर कार्य करता है। अध्यक्ष को अगले वर्ष उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित नहीं किया जा सकता। संघीय सरकार में राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्य, जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है वो एकल कार्यपालिका नहीं है बल्कि बहुल कार्यपालिका है। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका 7 सदस्यों से मिलकर बनती है और इन 7 सदस्यों की जो शक्ति और अधिकार सामान्य तौर पर बराबर हैं। इन 7 सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को वहाँ की संघीय संसद के द्वारा अध्यक्ष चुना जाता है, जिसे कि हम राष्ट्रपति कहते हैं। क्योंकि स्विट्जरलैंड की संघीय कार्यपालिका एक बहुल कार्यपालिका है। अध्यक्ष को यदि भी हम राष्ट्रपति कहते हैं, लेकिन अध्यक्ष के रूप में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति की जो स्थिति है वो उस तरह से शक्तिशाली राष्ट्रपति के रूप में नहीं है जिस तरह से कि अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कोई उच्च स्थिति प्राप्त नहीं है। वह राज्य का नाम मात्र का या औपचारिक अध्यक्ष होता है। इसलिए स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार के जो राष्ट्रपति के अधिकार और शक्ति हैं वो बहुत कम हैं। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति के अधिकार और कार्य 2 रूप में हैं। पहला है राज्य मंडल के राष्ट्रपति के रूप में। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट की भांति स्विस राष्ट्र का प्रतीक है और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अवसरों पर राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है, उनके परिचय पत्र स्वीकार करता है,
यह विदेशों में स्विस राज्यमंडल का प्रतिनिधि तथा अधिवक्ता माना जाता है। संघीय संसद के द्वारा जो विधेयक पारित किए जाते हैं उनको अपनी स्वीकृति प्रदान करता है, लेकिन इस संबंध में उसके पास औपचारिक शक्ति है, कोई विशेष अधिकार नहीं है। जब अन्य राज्यों के प्रधान स्विट्ज़रलैंड की राजकीय यात्रा पर आते हैं तो संघीय सरकार के 7 सदस्य स्वागत करते हैं और वह संघीय चांसलरी का निर्देशन तथा नियमन करता है। संघीय सरकार के राष्ट्रपति दूसरा उसका अधिकार या कार्य है वो संघीय सरकार के सभापति के रूप में है। संघीय सरकार के सभापति के रूप में वो संघीय सरकार का सभापतित्व करता है और किसी विषय पर यदि मत बराबर होते हैं तो निर्णायक मत का प्रयोग करता है। संघीय सरकार के अन्य सदस्यों के समान राष्ट्रपति भी किसी एक विभाग का अध्यक्ष होता है और अन्य सदस्यों की भांति अपने प्रशासनिक अधिकारों का प्रयोग करता है। उसे संघीय सरकार के अन्य सदस्यों के विभागीय कार्यों का निरीक्षण करने का अधिकार है, परंतु वह इस बारे में केवल सुझाव दे सकता है, कोई आदेश नहीं दे सकता। वह सरकार के अन्य सदस्यों को ना तो नियुक्त कर सकता है और ना पदच्युत कर सकता है। उसके द्वारा संघीय सरकार के सदस्यों के विभाग में भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी शक्तियाँ अन्य सदस्यों के समान होती हैं। इस प्रकार वह संघीय सरकार का कोई अध्यक्ष नहीं होता। संकटकालीन स्थिति में सरकार की ओर से अध्यक्ष को कुछ कार्य करने के अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन साधारण स्थितियों में वो अन्य सदस्यों के समान ही उसके अधिकार और शक्तियाँ रहती हैं। इस तरह से यदि हम स्विट्ज़रलैंड में राष्ट्रपति की स्थिति को देखें तो राष्ट्रपति शक्तिहीन है और अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष से उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। यदि हम उदाहरण के तौर पर देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति या ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पास जितनी शक्ति हैं वो स्विट्ज़रलैंड के राष्ट्रपति के पास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुल कार्यपालिका है स्विट्ज़रलैंड में, जबकि अन्य देशों में एकल कार्यपालिका है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड के राष्ट्रपति का पद प्रभावहीन और अनावश्यक नहीं है। राष्ट्रपति का पद स्विस शासन का सर्वोच्च पद है और उसके द्वारा कुछ औपचारिक कार्य किए जाते हैं। संघीय सरकार की शक्तियाँ और कार्य। स्विट्ज़रलैंड में क्योंकि बहुल कार्यपालिका है और कार्यपालिका जो संबंधी जो शक्तियाँ हैं वो इस संघीय सरकार में निहित है। स्विट्ज़रलैंड के संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार स्विस राजमंडल की सर्वोच्च निर्देशन और कार्यपालिका शक्तियाँ संघीय सरकार में निहित हैं। प्रशासनिक शक्तियों के अतिरिक्त संघीय सरकार को कुछ महत्वपूर्ण विधायी वित्तीय शक्तियाँ भी प्रदान की गई हैं। नए संविधान के अनुच्छेद 180 से लेकर 187 में संघीय सरकार के कार्यों और शक्तियों का वर्णन किया गया है। संघीय सरकार की शक्तियाँ निम्न है। पहली शक्ति है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। संघीय सरकार क्योंकि स्विस सरकार की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति है और इस क्षेत्र में उसके पास निम्न शक्तियाँ प्राप्त हैं। पहली है सरकारी नीतियों का निर्धारण करना और जनता के साथ संबंध स्थापित करना। संघीय सरकार सरकारी नीति के जो उद्देश्य हैं उनको निर्धारित करती है, सरकारी कार्यों का नियोजन करती है और विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय करती है और जनता को समय समय पर इसके संबंध में जानकारी देती है। संघीय सरकार संघीय कानून के अनुसार राज्यमंडल के प्रशासनिक कार्यों का संचालन करती है और
संघीय संसद के द्वारा निर्मित विधि के अनुसार संघीय सरकार प्रशासनिक कार्यों का संपादन करती है। संघीय सरकार को विभिन्न पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है और नियुक्ति की शक्ति संघीय संसद, संघीय सर्वोच्च न्यायालय या अन्य किसी संघीय प्राधिकारी को प्रदान नहीं की गई है। संघीय सरकार के द्वारा वैदेशिक संबंधों का भी संचालन किया जाता है और विदेशों में वह स्विट्ज़रलैंड का प्रतिनिधित्व करती है, विदेशों के साथ संधियां करती है और उन संधियों को संघीय संसद के सम्मुख प्रस्तुत करती है। स्विट्ज़रलैंड की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का दायित्व भी संघीय सरकार का है। आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखना संघीय सरकार का एक प्रमुख कार्य है। संघीय सरकार संघ की दूसरी शक्ति है सैन्य शक्ति। संघीय सरकार का संघीय सेना पर भी नियंत्रण होता है। यदि संघीय संसद की बैठक नहीं हो रही होती है तो सुरक्षा की दृष्टि से संघीय सरकार अपनी इच्छा से सेना का प्रयोग कर सकती है, लेकिन यदि 3 सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए 4000 या अधिक सैनिकों का प्रयोग करना है तो उसे संघीय संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। अर्थात संघीय संसद की बैठक नहीं हो रही हो उस समय वो अधिक से अधिक 3 सप्ताह के लिए 4000 सैनिकों का प्रयोग कर सकती है। इसके अतिरिक्त संघीय सरकार के पास ये सैनिक शक्ति है। संघीय सरकार की तीसरी महत्वपूर्ण शक्ति है विधायी शक्ति। संघीय सरकार को विधायी क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद के सदस्य नहीं होते, परंतु उन्हें उसकी बैठकों में उपस्थित होने और मत देने के अलावा सभी कार्यों में भाग लेने का अधिकार है। संघीय सरकार विधानमंडल के सम्मुख विधेयक प्रस्तुत कर सकती है और संघीय संसद भी संघीय सरकार के किसी विशेष विधेयक पर विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है। व्यवहार के अंतर्गत यदि हम देखें तो 95% जो विधेयक हैं वो संघीय सरकार के द्वारा ही प्रस्तावित किए जाते हैं। संघीय सरकार संविधान संशोधन संबंधी विधेयक प्रस्तावित करने का अधिकार प्राप्त है। संघीय संसद के दोनों सदनों में साधारण सदस्यों द्वारा जितने विधेयक प्रस्तावित किए जाते हैं उन सबको सर्वप्रथम संघीय सरकार से संबंधित सदस्यों के पास विचार के लिए भेजा जाता है और इसके बाद ही संघीय संसद उन पर विचार करती है। इन सब के अतिरिक्त संघीय सरकार के सदस्य किसी विषय पर यह प्रस्ताव कर सकते हैं कि उस पर लोक निर्णय कराया जाए। संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद की समितियों के विचार विमर्श में भी भाग लेते हैं और इस तरह से वो कानून निर्माण के कार्य को प्रभावित करते हैं। संघीय सरकार को अध्यादेश जारी करने तथा प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत कानूनों को लागू करने और नियम बनाने का अधिकार भी प्राप्त है। इस तरह से यदि हम देखें तो संघीय सरकार की जो विधायी शक्ति हैं वो काफ़ी हैं। संघीय सरकार की चौथी शक्ति है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय क्षेत्र में संघीय सरकार को महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है। संघ के वित्तीय प्रशासन का संचालन संघीय सरकार के द्वारा किया जाता है और संघीय बजट तैयार करने का तथा उसे संघीय संसद के सम्मुख रखने का जो कार्य किया जाता है वो संघीय सरकार के द्वारा किया जाता है। संघीय सरकार के आय और व्यय का हिसाब संघीय संसद के समक्ष रखती है। यह राजस्व तथा अन्य करों को इकट्ठा करती है और संसद द्वारा स्वीकृत व्यय की निगरानी भी करती है। संघीय सरकार की पांचवी शक्ति राजमंडल और कैंटनों के बीच संबंधों के संचालन के संबंध में है। संविधान के अनुच्छेद 186 के अनुसार संघीय सरकार राजमंडल और कैंटनों के बीच संबंधों का संचालन करती है तथा कैंटनों के साथ सहयोग करती है।
संघीय सरकार को कैंटोनों के प्रशासन के संबंध में कुछ अधिकार भी प्राप्त हैं। वह कैंटोनों के संविधान की क्रियान्विति की जांच करती है और उनके संशोधनों पर स्वीकृति देती है। वह कैंटोनों के लिए वित्तीय, सैनिक और प्रशासनिक कैंटोनों के वित्तीय, सैनिक और प्रशासनिक कार्यों का निरीक्षण करती है और कैंटोनों की विधानसभा के द्वारा जो कानून पारित किए जाते हैं उन पर भी संघीय सरकार की स्वीकृति जरूरी है। संघीय सरकार की अंतिम शक्ति है संकटकालीन शक्तियाँ। संघीय सरकार को जब कभी देश में आंतरिक तथा बाह्य कारण से कभी संकट काल उत्पन्न होता है तो संघीय सभा ने संघीय परिषद को कुछ अधिकार दिए हैं कि वो ऐसी स्थिति में अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकें। संकटकालीन परिस्थितियों में संघीय सरकार विशेष शक्तियों का प्रयोग करती है। संकटकालीन परिस्थितियों का सामना व्यवस्थापिका नहीं बल्कि कार्यपालिका कर सकती है और कार्यपालिका संकट काल में अतिरिक्त शक्तियों का प्रयोग करती है और इसलिए यह अधिक शक्तिशाली हो जाती है। इस तरह से यदि हम देखें तो स्विट्ज़रलैंड के संविधान के द्वारा संघीय सरकार को काफ़ी महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई हैं और यह स्विट्ज़रलैंड की एक अनोखी कार्यपालिका है। संघीय सरकार और संघीय संसद के मध्य संबंध। संघीय सरकार को स्विट्ज़रलैंड की एक अनोखी संस्था कहा जाता है और ये अनुपम इस दृष्टि से भी है कि वहाँ के संविधान के द्वारा संघीय कार्यपालिका और संघीय संसद के मध्य एक विशेष प्रकार के संबंध देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तो संसदात्मक शासन प्रणाली को पूर्ण रूप से अपनाया गया है ना अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसलिए यहाँ की जो संघीय सरकार और संघीय संसद के मध्य जो संबंध है वो विचित्र या अनुपम है। संघीय सरकार के या बहुल कार्यपालिका के सदस्य कानून निर्माण कार्य में भाग नहीं लेते परंतु निर्माण में भी भाग लेते हैं। स्विट्ज़रलैंड में संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद की बैठकों में भाग लेते हैं, प्रश्नों का उत्तर देते हैं, वाद विवाद में भाग लेते हैं और मतदान के अतिरिक्त सभी अधिकारों का प्रयोग करते हैं। वहाँ के विधेयकों का अधिकांश जो प्रारूप है वो संघीय सरकार के द्वारा ही निर्मित किया जाता है और 95% विधेयक संघीय सरकार के द्वारा ही निर्मित होते हैं। निजी सदस्यों के द्वारा भी सदन में जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं वो संघीय सरकार के पास परीक्षण के लिए भेजे जाते हैं और इस तरह से यदि हम देखें तो विधायी क्षेत्र में संघीय सरकार को काफ़ी शक्तियां प्राप्त हैं। कार्यपालिका द्वारा कानून निर्माण के कार्य में जो यह भाग लेने की जो प्रवृत्ति है ये ब्रिटेन की संसदात्मक व्यवस्था के अनुरूप है, लेकिन उससे भिन्न इस रूप में कि संघीय सरकार के जो सदस्य हैं वो व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते। स्विट्ज़रलैंड में व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका का प्रस्ताव अस्वीकार किए जाने पर वहाँ की जो संघीय सरकार है वो अपना पद त्याग नहीं करती, अर्थात स्विट्ज़रलैंड की संघीय सरकार के सदस्य ना तो वहाँ की संघीय व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं ना वो संघीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य यदि हम संबंधों में देखें तो उसकी संवैधानिक स्थिति और व्यवहारिक स्थिति भिन्न प्रकार की है। संवैधानिक स्थिति ये ऐसी है कि संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार संघीय संसद में ही स्विट्ज़रलैंड की सर्वोच्च सत्ता निहित है। संघीय सरकार विदेशी मामलों तथा सशस्त्र बलों
तथा सार्वजनिक प्रशासन के संबंध में अपनी शक्तियों का प्रयोग या तो संघीय संसद के आदेशानुसार करती है अथवा कार्य करने के बाद उस पर संघीय संसद का अनुसमर्थन आवश्यक होता है। संघीय सरकार के सदस्यों का निर्वाचन भी क्योंकि संघीय संसद के द्वारा किया जाता है। संघीय संसद ही संघीय सरकार को संकटकालीन शक्तियों के प्रयोग का अधिकार देती है और वो उन्हें वापस भी ले सकती है। वह प्रस्तावों तथा आदेशों के द्वारा संघीय सरकार के कार्यों पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है और संघीय सरकार के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी संघीय संसद के द्वारा किया जाता है। और यदि संघीय संसद विघटित हो जाती है तो संघीय सरकार का भी विघटन हो जाता है। इस तरह से यदि हम देखें तो संवैधानिक दृष्टि से संघीय संसद की स्थिति संघीय सरकार की तुलना में काफ़ी सर्वोच्च है, क्योंकि उसी के द्वारा संघीय सरकार का निर्वाचन किया जाता है, उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। उसके विघटन होने की स्थिति में संघीय सरकार भी विघटित हो जाती है और अधिकांश जो शक्तियाँ हैं वो उसके द्वारा ही प्रदान की जाती हैं। तो संवैधानिक दृष्टि से जो संघीय संसद है वो शक्तिशाली है, लेकिन व्यवहार में यदि हम स्थिति देखें तो इसके विपरीत मिलती है। वर्तमान समय में सभी जगह जो कार्यपालिका है वो अधिक शक्तिशाली हो गई है और स्विट्ज़रलैंड में भी यही स्थिति है। संघीय सरकार संघीय संसद की एजेंट नहीं है, लेकिन व्यवहार में संघीय जो सरकार है स्विट्ज़रलैंड की उसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में भी अन्य देशों की तरह लोक कल्याणकारी सरकार की प्रवृत्ति को अपनाया गया है और इस कारण संघीय सरकार के कार्य बढ़ गए हैं और संघीय संसद उन पर नियंत्रण नहीं रख पाती। यदि हम विधायी क्षेत्र में भी देखें तो अधिकांश जो विधेयक हैं वो संघीय सरकार के सदस्यों के द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त संघीय सरकार के सदस्य कानून निर्माण की समस्त प्रक्रिया में भाग लेते हैं और क्योंकि परिषद के सदस्य अधिक योग्य और अनुभवी होते हैं, इसलिए कानून निर्माण का कार्य भी बहुत सीमा तक संघीय सरकार के अनुसार ही होता है। लंबी पदावधि के कारण क्योंकि संघीय सरकार के सदस्य बार बार पुनः पुनः चुने जाते हैं, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा और उनकी अनुभव भी ज़्यादा होता है और इस तथ्य ने कानून निर्माण और प्रशासन दोनों क्षेत्रों में संघीय संसद की तुलना में संघीय सरकार को अधिक शक्तिशाली बना दिया है। तो वास्तविक तौर पर यदि हम देखें तो संघीय कार्यपालिका की स्थिति संघीय संसद की तुलना में ज़्यादा बेहतर है। स्विट्ज़रलैंड की संघीय सरकार की विशेषताएं, क्योंकि यदि हम देखें तो स्विट्ज़रलैंड की जो संघीय सरकार है वो एक दृष्टि से अनुपम है और इसकी दो मुख्य विशेषताएं हैं। पहली है बहुल कार्यपालिका। सामान्य यदि हम विभिन्न देशों में देखें तो कार्यपालिका संगठन की दृष्टि से एकल होती है और कार्यपालिका को एकल इसलिए यह माना जाता है कि कार्यपालिका एकल इसलिए होनी चाहिए कि वो अपना कार्य सही ढंग से कर सके। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में एकल कार्यपालिका की बजाय बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है। स्विट्ज़रलैंड के अंतर्गत क्योंकि अध्यादेशात्मक और संसदात्मक प्रणालियों का समन्वय किया गया है, इसलिए वहाँ पर एकल कार्यपालिका के स्थान पर बहुल कार्यपालिका अपनाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 175 के अनुसार वहाँ की संघीय सरकार में 7 सदस्य होते हैं। यह कार्यपालिका बहुल इस दृष्टि से है कि संघीय सरकार के जो 700 सदस्य हैं उनकी स्थिति अधिकारों की दृष्टि से समान है। यद्यपि इस संघीय सरकार का एक अध्यक्ष होता है जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास जिस तरह से 7 सदस्यों के पास एक एक विभाग होता है उसी तरह से राष्ट्रपति के पास होता है और राष्ट्रपति भी
एक नाम मात्र का ही अध्यक्ष होता है। स्विट्ज़रलैंड की जो बहुल कार्यपालिका है ये लंबे समय से सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। संघीय सरकार की दूसरी विशेषता ये है कि यहाँ संसदात्मक व अध्यक्षात्मक दोनों शासन प्रणालियों का समन्वय किया गया है। संसदात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका भी कानून निर्माण के कार्य में भाग लेती है। स्विट्ज़रलैंड में इसको अपनाया गया है। वहाँ की जो कार्यपालिका है वो विधि निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेती है, यद्यपि उसे मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन विधेयकों का प्रारूप तैयार करने का अधिकार है और निजी सदस्यों के द्वारा जो भी विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं उनका परीक्षण करने का अधिकार है। तो इस तरह से वो संसदात्मक प्रणाली के जो कार्यपालिका का जो विधि निर्माण संबंधी कार्य है वो भी करती है। और उसमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की भी कुछ विशेषताओं को अपनाया गया है और इस दृष्टि से वहाँ की जो कार्यपालिका है वो अनुपम कार्यपालिका है विश्व की, जहाँ बहुल कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदात्मक शासन प्रणाली की विशेषताओं को अपनाया गया है।